वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम जानेंगे एक प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो लेट अस डिफाइन द प्रोजेक्टाइल फर्स्ट। Projectile is the name given to a body, given to any body, thrown with some initial velocity, thrown with certain initial velocity, and thereafter allowed to move under the effect of gravity alone, under the effect of gravity alone, without being propelled by any engine और फ्यूल। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी, किसी भी बॉडी को। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मार्कर है, इसी को ले लेते हैं तो इसे हम प्रोजेक्टाइल बना सकते हैं, इसे प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, इसको प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए इसको थ्रो कर देना है किसी भी डायरेक्शन में। इसको हम स्पेस में थ्रो कर दे विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद उसे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सिर्फ गिरने दें। हम मानकर चले कि एयर के कारण कोई रेसिस्टेंस नहीं है, एयर है ही नहीं, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये बॉडी जो है उसके बाद सिर्फ मूव कर रही है। स्टार्टिंग में इसको कुछ फोर्स लगा करके इसे सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दे करके थ्रो कर दिया गया, और उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के कारण ये मूव कर रही है। और चाहे जो भी इसका पाथ हो, चाहे ये जहां कहीं भी जाए, चाहे जिस तरह का भी ट्रेजेक्ट्री कहे तो पाथ ये ट्रेवल करे। ठीक है, आगे ये भी कंडीशन है इसमें कि ये प्रोजेक्टाइल होने के लिए इसके कंडीशन ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का इंजन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ लो बात, ऐसा कोई इंजन नहीं होना चाहिए जो इसको लगातार धक्के दे करके लेकर जा रहा हो, जैसा कि रॉकेट में होता है। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा कोई इंजन नहीं होना चाहिए, ना ही इसमें कोई फ्यूल होनी चाहिए, तभी जाकर के ये प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। और ऐसा कोई भी बॉडी हो सकता है, किसी भी बॉडी को यदि हम थ्रो कर दें जिसमें इंजन नहीं लगा हो, जिसमें किसी भी प्रकार का फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, और वो सिर्फ और सिर्फ थ्रो किए जाने के बाद ग्रेविटी के प्रभाव के तहत वो गिर रहा हो, या जो भी उसका मोशन हो, तो ऐसा पार्टिकल जो है, ऐसे बॉडी के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैवलिन थ्रोअर जो होता है, एथलीट, जैवलिन भाला फेंक जो दौड़ एक प्रतियोगिता होती है जिसमें एक जैवलिन भाला को लेकर, स्पीयर को लेकर के हम थ्रो करते हैं, और देखा जाता है कि एथलीट जो है कितने दूर तक उस स्पीयर को, उस जैवलिन को थ्रो कर पा रहा है। ठीक है, तो जैवलिन थ्रो किए जाने के बाद जैवलिन की जो पाथ होती है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हुआ, और वो जैवलिन जो है प्रोजेक्टाइल बन गया। ठीक है, तो एज फॉर एग्जाम्पल बात करें हम, तो एज फॉर एग्जाम्पल जैवलिन thrown by an athlete is an example of projectile motion. किसी
गन से बुलेट फायर किया गया एक सर्टेन एंगल पर, उसके नोजल को इंक्लाइन करके या कैसे भी एक बुलेट को फायर किया गया, तो बुलेट के नोजल से निकलने के बाद, मजल से निकलने के बाद जो उसका पाथ होगा, जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, वो उसका मोशन जिस प्रकार का होगा, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैवलिन थ्रोन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे? बुलेट फायर्ड, द मोशन ऑफ बुलेट, मोशन ऑफ a bullet fired from a gun, fired from a gun, ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया आपका। चलो, एक टैंक है जो वाटर से या किसी भी लिक्विड से फिलअप है, और उस टैंक के नीचे हम कहीं पर एक सर्टेन हाइट पर हम क्या करते हैं, पिक कर रहे हैं, और वाटर या कोई भी लिक्विड उसके अंदर फिलअप हो, तो वाटर किस तरह से उसमें से या लिक्विड किस तरह से उससे बाहर आता है, तो एक छोटे से स्मॉल ओरिफिस से होकर के अगर लिक्विड को हम बाहर जेट के रूप में आने दें, तो उस लिक्विड जेट की जो मोशन होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या लिखेंगे कि ए जेट ऑफ वाटर, ए जेट ऑफ वाटर coming out from the side holes of, coming out from the side holes, from the side holes of a tank, of a filled tank, of a filled tank, ये भी जो है उसका मोशन जो लिक्विड का वाटर जेट का होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, एक सर्टेन हाइट से, किसी बिल्डिंग के सर्टेन हाइट से एक स्टोन किसको थ्रो किया जाए हॉरिजॉन्टली, तो उसका भी मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ए स्टोन, मोशन ऑफ ए स्टोन, मोशन ऑफ ए स्टोन थ्रोन horizontally from a building, कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए, एक सर्टेन हाइट ऑफ बिल्डिंग से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोन पीस को हम किसी भी एंगल पर हम थ्रो करें, तो फाइनली उसकी जो मोशन है, उसकी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अच्छा, एक जेट प्लेन है या कोई हेलीकॉप्टर है, उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है, उस पर से अगर कोई फूड पैकेट ड्रॉप किया जाए या कोई भी चीज अगर ड्रॉप की जाए, तो उसकी मोशन भी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल होगी। तो क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन, ये सभी जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी कई बहुत तेरे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाने के लिए लिए हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। वरना और भी जो भी पार्टिकल का मोशन, जिस बॉडी का भी मोशन इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो जो डेफिनेशन में दे रखा है, वो मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, इसमें हम दो डिफरेंट केस को कंसीडर करेंगे। एक जिसमें एक बॉडी को एक सर्टेन हाइट ऑफ बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमसे कुछ पूछा जाएगा, जैसे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाएगी, उसके पाथ को पैराबोलिक प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, और भी चीजें। तो हम समझते जा रहे हैं सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो केस वन प्रोजेक्टाइल गिवन a horizontal projection, given a horizontal projection, इसमें होगा क्या कि एक सर्टेन हाइट की बिल्डिंग से, ये रहा ग्राउंड फ्लोर और ये रही h मीटर हाइट की एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप से, इस पॉइंट O से हमें
एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करना है। सपोज करो कि हमारे पास कोई स्टोन पीस है जिसको हमने क्या किया, इतनी हाइट से यहां से हमने थ्रो किया, हॉरिजेंटली थ्रो किया, और जब थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी u थी। एक स्टोन पीस को जो कि प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने इस हाइट की बिल्डिंग से, जो कि ग्राउंड से h मीटर की हाइट पे है, हमने हॉरिजेंटली इसको प्रोजेक्ट किया। और जैसा कि तुम जानते हो, इसके बाद जब ये जो स्टोन पीस आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते हुए ये ऐसे आकर के ग्राउंड पर गिरेगा। ठीक है, ऐसे क्यों गिरेगा तो समझो। ऐसा गिरने का कारण यह है कि प्रोजेक्ट जब किया था तब तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी गई थी, ठीक है, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चूंकि किसी भी प्रकार का फोर्स न लग रहा है, न इधर से लग रहा है न इधर से लग रहा है, तो ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली u दी गई थी, u मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया था, तो ये प्रोजेक्टाइल स्टोन पीस हमने लिया है, ये इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u के साथ थ्रू आउट हॉरिजेंटली आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मत भूलो कि ग्रेविटी की फोर्स चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ये प्रोजेक्टाइल शुरू में तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करी जाएगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए जाने के समय तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी थी, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन प्रोजेक्ट किए जाने के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा इसके पास न सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहेगी बल्कि एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप करने लगेगी और उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली समय बीतने के साथ साथ इंक्रीज करने लगेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वो प्रोजेक्टाइल कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक साथ खींचा जा रहा है। यानी कि प्रोजेक्टाइल बाध्य हो गया है दो तरीके से, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मूव करने के लिए बाध्य है इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u के कारण, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी इसकी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो एक साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो इसका जो ट्रेजेक्टरी है, इसका जो पाथ है पैराबोलिक हो जाएगा। देखो इस तरह का पाथ हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। हालांकि इसको हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड एंड you have to find the expression for the equation of motion of the projectile। इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करनी है। तो पहला काम ये क्या करना है, पहला काम ऑब्टेन ए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पहला काम हमें ये करना है कि इस हॉरिजेंटली प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल की हॉरिजेंटली मूविंग एंड वर्टिकली मूविंग कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ऑब्टेन करना है। अच्छा जरा ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होगा। तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ रहा है, अगर हम इस प्लेस को ओरिजिन मान लें तो ये कुछ x, इसका कुछ x डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यदि इस डायरेक्शन को हम x एक्सिस मान लें, x डायरेक्शन, और कुछ वर्टिकली भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि t सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंच गया, सपोज करो कि पॉइंट P पर प्रोजेक्टाइल पहुंच रहा है आफ्टर t सेकंड। तो इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट कुछ होगी, मान लो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट x y है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ओरिजिन हमने यहां लिया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये डिस्टेंस x हुआ और ये डिस्टेंस, ध्यान देना ये ओरिजिन, तो ओरिजिन से कितना नीचे आ गया, आगे बढ़ते हुए ये t सेकंड के अंदर ये दो घटनाएं घटी। एक तो ये हॉरिजेंटली इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और वर्टिकली ये इतना नीचे भी गिरा, ठीक है, तो दिस इज द y, ये y होगा। तो आफ्टर t सेकेंड मान लो कि प्रोजेक्टाइल, हालांकि यहां पर ये ठहरा नहीं है, रुका नहीं है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हुए इस पाथ को पूरा कर रहा है ये, और फाइनली यहां पर आ रहा है। चलो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं b, ठीक है। फाइनली प्रोजेक्टाइल जाकर के जहां पर ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो एक बात बता तू लो, पाथ तो ये हो गया,
जो पाथ देखने में तो पैराबोलिक लग रहा है, ठीक है, मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे तो करेंगे। तो मान लो t सेकेंड के बाद कभी ये x और y पर पहुंचा है, p पॉइंट पर पहुंचा है जिसका कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x एंड y है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का अर्थ यह हुआ कि इस x और y कोऑर्डिनेट के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो ये हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, t सेकेंड में जब ये यहां पहुंचा है और t सेकेंड में इसने दो प्रकार के डिस्टेंस कवर किए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और वर्टिकल डिस्टेंस y। एक बात बता, इनिशियली जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या थी, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या थी, vy इनिशियली 0 थी, समझ लो बात। अच्छा, t सेकेंड के बाद यहां पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो कि ये वेलोसिटी vy है, तो वेलोसिटी का ये y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 थी, t सेकेंड के बाद वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस gt, एक्सीलरेशन की वैल्यू स्मॉल g, और t सेकेंड के बाद तो u हो गया 0 प्लस gt, तो vy आफ्टर t सेकेंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में gt हो जाएगी। अच्छा, चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल u था वो थ्रू आउट u रहेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी p पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी कितना रहेगा, u का u ही रहेगा। तो जब प्रोजेक्टाइल न सिर्फ p पॉइंट पर किसी और भी पॉइंट पर इस पाथ को फॉलो करते हुए जब पहुंचेगा तो हर जगह प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u की u रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स लग ही नहीं रहा है। जब तक फोर्स नहीं लगेगा ना ही कोई एक्सीलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना ही कोई रिटार्डेशन होगा, यानी कि जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u थी वो किसी भी समय u ही रहेगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में जरूर चेंज आएगा, जैसा कि आपने देखा इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट 0 था प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए जाने के बाद, t सेकेंड के बाद इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में gt हो गई। क्यों हुई समझ रहे होगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा दिया। तो p पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy इक्वल टू gt हो गई। अब एक बात बता तुम लोग, यानी कि प्रोजेक्टाइल ने ये जो t सेकेंड में x मीटर की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की, ये u मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया, ठीक है। यानी कि ये x मीटर की डिस्टेंस कैसे कवर की गई है, t सेकेंड में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ ट्रेवल की गई है। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हम x की वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पहले निकालना चाहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब t सेकेंड के बाद जो पार्टिकल की x y कोऑर्डिनेट्स है उसको रिलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिकॉज दिस डिस्टेंस, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हैज बीन कवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, सो x शुड बी रिटन एज u इनटू t, बोलो u इनटू t हो जाएगा, और t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x अपॉन u, यू कैन से दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, साथ ही साथ t सेकेंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी y के बराबर ट्रेवल हुआ है p पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते, लेकिन ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, ठीक है, जिसका इनिशियल कंपोनेंट 0 था, t सेकेंड के बाद का कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट gt है। तो ये बताओ कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा y निकालने के लिए, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कंटिन्यूअसली वेरिंग वेलोसिटी के साथ ट्रेवल हुआ है, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ है। तो y के लिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो u क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट 0 था, u इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो गया, दैट इज y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात बता, ये रहा y के लिए एक्सप्रेशन, ये रहा x के लिए एक्सप्रेशन। मैंने क्या कहा था आपसे, x और y को यदि हम रिलेट कर सके तो वही रिलेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो ये काम बड़े आसानी से किया जा सकता है। इक्वेशन नंबर 1 से t की इस वैल्यू को जो कि x बाई u है, इसको लेकर के इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
from equation 1 and 2, from equation first and second, y is equal to half g t स्क्वायर की जगह पर x अपॉन u का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो g अपॉन 2u स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट k, तो k x स्क्वायर हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू, एक्चुअल में इक्वेशन तो हमारा ये हुआ, इसे लिखने दो मुझे, ये जो इक्वेशन आया, ये जो रिलेशन आया, रिलेशन नंबर थर्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ projectile motion which has been projected horizontally from a certain height h, ठीक है। तो एक certain height h से with respect to ground horizontal direction में u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन y is equal to gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को गौर से देखो तो g अपॉन 2u स्क्वायर तो कांस्टेंट है तुम्हारा, इसका मतलब कि इसको अगर k मान ले तो y is equal to kx स्क्वायर फॉर्म का हो गया, ऑफ y is equal to kx स्क्वायर फॉर्म, kx स्क्वायर फॉर्म का मतलब कि y जो है साफ दिख रहा है कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। तो जब y x का क्वाड्रेटिक फॉर्म का फंक्शन हो तो निश्चित रूप से जो ट्रेजेक्ट्री होगी और y और x को रिलेट करने वाला जो पाथ होगा, वो ट्रेजेक्ट्री जो कहलाएगा, वो जो पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। So why? Because this is the quadratic function of x, so the path of the projectile will be parabola। तो आपसे जब पूछे कि प्रूफ करो कि पाथ पैराबोलिक होगा, तो आपको y is equal to kx स्क्वायर लिखने के बाद लिखना होगा कि as y is the quadratic function of x, so the path of the projectile is parabolic, और ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो 2 नंबर तक का पूछा जाएगा, 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, तुम देखो, दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि कितना समय लगेगा इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए जाने के बाद ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है। यानी कि इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, मतलब O से B तक पहुंचते पहुंचते जो समय लगेगा वो निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, तो मान लो कि कैपिटल T सेकेंड का समय लगता है प्रोजेक्टाइल को पॉइंट O से B तक पहुंचने में, ठीक है। तो सपोज दिस पॉइंट इज O, मैं फिर से दिखा दूं, तो मान लो कि प्रोजेक्टाइल को हमसे अब दूसरा काम क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पूछा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब, और इसके लिए एक्सप्रेशन। तो इफ प्रोजेक्टाइल reach B after t second, t सेकेंड के बाद पहुंचता है, देन ये बताओ कि इस कैपिटल T की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ये बताओ कि यहां से यहां पहुंचते पहुंचते प्रोजेक्टाइल ने h मीटर की हाइट ट्रेवल कर ली, ठीक है। किस वेलोसिटी से, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसका इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल वैल्यू जिसकी 0 थी, वो जो कि धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो हम कह सकते हैं कि h मीटर की वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करने में t सेकेंड का वक्त लगा है, ठीक है। यानी कि ये जो t सेकेंड का वक्त जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसमें प्रोजेक्टाइल O पॉइंट से इस ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करते हुए, फॉलो करते हुए B पर पहुंच रहा है, ये वही समय है जितने समय में ये प्रोजेक्टाइल जो है h मीटर की हाइट ट्रेवल करके ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस h मीटर का ट्रेवल करने में भी इतना समय लगेगा।
तो ये बताओ इनिशियल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी की थी वो कितनी थी, v इनिशियल 0 थी, ठीक है। और s मीटर की दूरी यानी h मीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो हमने मान लिया है t। तो h इज इक्वल टू हम क्या लिखें, ये इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vi इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर हमें लिखना होगा। ये चूंकि जीरो है तो ये समूचा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा, यानी कि h इज इक्वल टू gt स्क्वायर अपॉन 2 होगा। वी कैन से t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g होगा, 2h अपॉन g, या यूं कहो कि t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई g हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय रूट अंडर 2h बाई स्मॉल g है। तुम देखो ये हाइट पर डिपेंड कर रहा है, h के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक बड़ी मजेदार बात है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोजेक्टाइल 1 किलोग्राम का हो कि 100 किलोग्राम का हो कि 1000 किलोग्राम का हो, दिस टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड t is directly proportional to square root of h। क्लियर है? तो ये दूसरा एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा था इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या पूछा जाएगा आपसे, अब ये पूछा जाएगा कि यहां पहुंचते पहुंचते प्रोजेक्टाइल ने कितनी ग्राउंड पर कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी a से b के बीच की दूरी को इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंज। इसको रेंज कहा जाता है। तो ये जो रेंज इज इक्वल टू r है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो r कैसे निकालोगे। एक बात बतला, हमने ये पता कर लिया कि टाइम यहां से यहां आने में कितना लगेगा, ठीक है। अब इसी टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ है, यानी कि इतने टाइम में h मीटर के बराबर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया प्रोजेक्टाइल ने, और r मीटर रेंज के बराबर इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है रिस्पांसिबल होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जैसा मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि ये तो कांस्टेंट रहा है, ये थ्रू आउट u की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली जो कि u रही थी, तो u यूनिफॉर्म वेलोसिटी से t सेकेंड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, जिसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज बराबर क्या होगा, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपसे है कि रेंज r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इंटू t इक्वल टू u इंटू t की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, u इंटू रूट अंडर 2h अपॉन g। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर रेंज, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। अब क्या पूछा जाएगा भाई, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि t सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बताओ, कि t सेकंड के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। मतलब कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्ट किए जाने के बाद जब पॉइंट P पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लो कि v है। अगर वेलोसिटी इसकी यहां पर v है तो तुम देखो इस v की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, u है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो u ही है, u। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी हो गई, gt के बराबर हो गई, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी v होगा दिस इज इक्वल टू, अब चौथा एक्सप्रेशन हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी v आफ्टर t सेकेंड। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट एंड उनका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा आपका bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। तो ये बता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी रही, दिस इज u इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, u स्क्वायर। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी gt का होल स्क्वायर हो जाएगा, gt का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। तो आफ्टर t सेकेंड जो वेलोसिटी होगी वो दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर।
अच्छा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो मान लो कि ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ये बीटा एंगल बना रही है यहां पर, ठीक है, ये हॉरिजेंटल के साथ बीटा एंगल बना रही है एट पॉइंट P। तो एक बात होता है ना कि tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। तो also tan beta is equal to, where beta is the angle subtended by the velocity vector with horizontal after t second, after time t from the projection. तो tan beta should be written as Vy upon Vx, और Vy कितना है भाई? तो दिस इज इक्वल टू GT अपॉन Vx कितना है? तो दिस इज इक्वल टू U। तो इस तरह से हम डायरेक्शन पता कर लेंगे कि t सेकंड के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो समझ गए इतनी बात? कल हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। समझने की कोशिश कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है।